तो रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था कि आप लोगों को किस एनिमे पर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि जेजेके का जो मॉड्यूलो चैप्टर 1 आया है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जेजेके ऑफिशियली कमबैक कर चुका है। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर वो भी ड्रॉप हो चुका है जिसमें 57 से ज्यादा पेजेस है। जेजेके के इस शॉर्ट टर्म स्पिन का नाम है मोजीरो और यहाँ कहानी 2086 की है। तो हम देखते हैं कि कहानी 2086 में शुरू होती है जहाँ पर पृथ्वी पर एलियंस आ रहे होते हैं और इस एलियन प्रजाति को सिमोरियंस कहा जाता है जो कि अपने मदरशिप नोनसक्स में आ रहे हैं और यहाँ पृथ्वी पर 50,000 एलियंस एक साथ आ रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि ये एलियंस एक्चुअली में रिफ्यूजी करने आए हैं अर्थ पे और इन एलियंस का जो लीडर है वो एकदम स्टाइल में चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसकी 3 आंखें होती हैं। लीडर पूछता है कि हम जापान क्यों जा रहे हैं क्योंकि अर्थ की जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो तो अमेरिका है ना। इस पे एक एलियन कहता है हाँ यूएस है स्ट्रॉन्गेस्ट लेकिन इस तरह की चीजों से डील करने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो जापान को दी गई है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जापान के अंदर ही जुजुत्सु सोर्सरर्स सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर और 3 आंखों वाला एलियन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि एक्चुअली जापान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हमारी तरह ही टेक्निक या फिर बोले तो कर्स पावर्स रहती है और यहाँ इन्हें जुजुत्सु सोर्सरर्स कहा जाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर हम 6 साल की लड़की यूका को देखते हैं। यूका अपने दादाजी यूका और कोसु के साथ थी। जी हाँ, यूटा जो कि जेजेके के एंड में मस्त लड़ा था और यूका यहाँ अपने दादाजी यूटा के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अटैच्ड है और हमें पता चलता है कि यूटा की शादी किसी और से नहीं बल्कि माकी से हुई है। और देखो अब यूटा के ग्रैंड चिल्ड्रंस भी आ चुके हैं। हम यूटा को देखते हैं। यूटा यूका को अपनी रीका वाली कर्स्ड रिंग देता है। यूका का कहना था कि यूका जो है वो बहुत ही रेकलेस है तो यह रिंग अपने पास रखो, इससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। नाउ यूका हमेशा से यह रिंग चाहती थी और यह रिंग मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इनफैक्ट यूका कहती है कि वो बहुत मेहनत करेगी ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग फुल पोजेस जुजुत्सु सोर्सरर्स बन जाए। हमें यूटा को किसी भी पैनल में क्लियरली नहीं दिखाया जाता, आल्दो एक पैनल में उसका हम हेड देख पाते हैं जिस पर स्ट्रेचेस होते हैं। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है यूटा के फ्यूनरल पर और हम जान पाते हैं कि माकी तो यूटा से पहले ही चल गई थी, मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी होती है और माकी के जाने के बाद यूटा अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं होता और हम देखते हैं कि वो फाइनली मर जाता है। यूका यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और यूका की जो माँ थी वो उससे उसकी रीका वाली रिंग वापस मांगती है क्योंकि इस रिंग पे गोजो क्लैन का अधिकार है और इसलिए अब से यह रिंग सुरुगी को मिलेगी। सुरुगी कोई और नहीं बल्कि यूका का बड़ा भाई है और क्योंकि वो ओल्ड है तो रिंग पे पहला अधिकार शायद उसका है और वैसे भी उस रिंग को उसे देने के लिए इसके पीछे भी एक रीजन होता है। तो यूका को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसके ग्रैंडफादर यूटा ने उसे यह रिंग दिए थे बट स्टिल ना चाहते हुए भी यूका को उसे यह रिंग देना पड़ता है। लोगों का मानना था कि यूका थोड़ी सी वीक है और शायद यही वजह है कि उससे यह रिंग छीन ली गई है। वैसे सुरुगी खुद भी रिंग पाकर थ्रिल नहीं दिखा रहा होता है और इसके पीछे क्या रीजन है वो आप लोगों को इसी चैप्टर में पता लग जाएगा। हम यूका को देखते हैं। यूका प्रण लेती है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करूंगी ताकि मैं सुरुगी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं और यह रिंग मुझे वापस से मिल जाए। अब यहाँ से सीन एक अननोन आदमी पर शिफ्ट होता है जो कि एक अबेंडेंट सी जगह पर होता है और यहाँ पर उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि वीडियो गेम्स को खेल रहा होता है और यह लड़का बोल रहा है कि मुझे तो अपने घर पर सिर्फ 1 ही घंटा वीडियो गेम खेलने को मिलता है, सिर्फ 30 मिनट में वीडियो देख सकता हूँ, जबकि जो मेरे फ्रेंड है वो वीकेंड पर दिन भर गेम्स खेला करते हैं। तो मतलब ऐसे ही ये बातें लड़का कर रहा होता है और ये लड़का यहाँ तक कह देता है कि उसके फ्रेंड से जो गेम्स के लिए गेम्स के DLC भी परचेज करके खेल लेते हैं और यह बंदा गेम ही पूरा नहीं खेल पाता। हम देखते हैं कि गेम में बच्चे का जो कैरेक्टर होता है वो मर जाता है और यह अननोन आदमी यह देखकर उस बच्चे से पूछता है कि गेम में जो यह सारी चीजें तुम्हें दिखाई जा रही हैं ये तो काफी ज्यादा ब्रूटल है
है, क्या ये गलत नहीं है? वो लड़का कहता है कि यह सब मेरे लिए नॉर्मल है। और ऐसे में ये अननोन आदमी कहता है कि अगर तुम्हें यह सब नॉर्मल लगता है तो अगर रियल लाइफ में भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो भी तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल ही होगा ना। हमें पता चलता है कि यह जो अननोन आदमी है ये कोई और नहीं बल्कि एक गुंडा होता है और इसने इस बच्चे को किडनैप कर लिया होता है। इसका सबूत हमें तुरंत अगले ही पैनल में मिल जाता है जहां हम सुरोगी और युका को वापस से देखते हैं और इनकी उम्र बढ़कर 17 साल और 16 साल हो चुकी होती है। और हमें एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि इन्हें बता रहा होता है कि रिसेंटली जापान में लोगों को किडनैप किया जा रहा है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके एज ए एनर्जी सोर्स। इनफैक्ट क्योटो तक में बच्चे किडनैप हो रहे हैं और यह किडनैपिंग नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ किसी सॉर्सरस का हाथ है और ऐसे में इस केस को सॉल्व करने के लिए युका और सुरुकी दोनों को बुलाया गया है। वैसे इन दोनों के साथ एक और बंदा रहेगा उसके इंस्पेक्टर जैसा जिसका नाम है मारुल वालवोल यलवोडी। इतना खतरनाक नाम, तो इसे हम शॉर्ट में मारू कहेंगे। और दोस्तों मारू वही एलियन है जिसे हमें मांगा के स्टार्ट में देखा था और अभी मारू एलियन की तरह दिख नहीं रहा होता है बल्कि उसने ह्यूमन की तरह पोज कर रहा होता है और वो अपने थर्ड आई को भी कुछ चिपका कर हाइड किए हुआ होता है। युका को लगता है कि मारू एक फॉरेनर है और युका यह सरप्राइज हो जाती है कि मारू एक फॉरेनर होने के बावजूद भी कर्ज एनर्जी पोजेस्ट करता है। मतलब जो कर्ज एनर्जी है वो जापानीज लोगों के पास ही होता है। अब मारू यह सब समझ नहीं रहा होता है कि कर्ज एनर्जी कर्ज यूजर क्या होता है और इस बात पर सुरोगी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ऑफिसर ने किस नुबड़े को इनके साथ भेज दिया होता है मिशन पे। ऐसे में पुलिस वाला कहता है कि मारू यहाँ सिर्फ इंस्पेक्शन करने आया है। यह सुनते ही युका और सुरोगी तुरंत ही दौड़कर भाग जाते हैं मिशन करने के लिए और मारू को इधर ही छोड़ देते हैं। इससे हम देखते हैं कि मारू काफी ज्यादा उदास हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद युका उसके पास आती है, उसे स्ट्रीट फूड वगैरह खिलाती है और इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और इनकी बातों से हमें कुछ पता चलता है। सबसे पहले युका अब भी कहीं न कहीं तो सुरोगी से कम्पीट कर रही होती है क्योंकि उसे वो रिका वाला रिंग वापस चाहिए था। फिलहाल सुरोगी इन रिंग को अपने गले में एज अ लॉकेट पहने हुआ होता है। हम यह भी जान पाते हैं कि सुरोगी एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो हैवी वर्कआउट भी करता रहता है। युका यहाँ मारू के साथ मिशन पर आती है और मारू उसे अनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। मतलब मारू अपनी कर्ज एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो चीज ट्रैक हो जाएगी। वैसे यहाँ पर एक और बात हुई थी अबाउट अ कर्ज यूजर। बेसिकली पॉइंट ये था कि जो भी लोग कर्ज एनर्जी यूज करते हैं लेकिन जुजुत्सु सोर्सरस नहीं है वो तो काइंड ऑफ गुंडे लोग हैं। और हाँ, जो पुलिस ऑफिसर उन्हें भेजा है ना इन मिशन पर उसका नाम है ओसामी एंड इन लोगों को शक था कि यह जुजुत्सु वर्ल्ड में कोई हायर अप है। जो भी हो मारू और युका यहाँ किडनैपिंग के ट्रेसेस को ढूंढने लगते हैं लेकिन मारू को कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ युका मारू से पूछती है कि आगे तुम कौन कौन से टर्न्स लोगे। मारू बताता है कि पहले मैं राइट जाऊंगा, फिर लेफ्ट जाऊंगा, फिर स्ट्रेट जाऊंगा एंड देन राइट अगेन एंड फाइनली लेफ्ट। नाउ मारू के इस गेस को युका पहले से ही पेपर पर ड्रॉ कर चुकी होती है, वो भी एकदम एक्यूरेटली। कैसे? वेल युका बताती है इस रोड पे गेज मैनिपुलेशन एंड कर्ज को कास्ट किया गया है। इससे होगा यह कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो ऑटोमेटिकली यही टर्न्स लेंगे और जो भी यह स्पेसिफिकली पाथ लेगा वो एक्चुअली में कैप्चर हो जाएगा क्योंकि इन स्पेसिफिक टर्न्स को लेने के बाद एक बैरियर टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उस टेक्निक की मदद से वो लोगों को कैप्चर कर लिया करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से किडनैपिंग हो रही है और यहाँ पर इस किडनैपिंग को युका ने ढूंढ लिया होता है लेकिन तभी सुरोगी यहाँ पर आता है जो कि पहले से यह सब कुछ पता कर चुका होता है। इनफैक्ट सुरोगी का प्लान तो था कि अब मैं सीधा अपने आप को कैप्चर करवाऊंगा और उस कर्ज यूजर के पास पहुँच जाऊंगा जो कि यह सब काम कर रहा है और उसे खत्म कर डालूंगा। एंड इस पॉइंट पर युका थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही होती है क्योंकि सुरोगी उसे थोड़ा सा बेटर निकला। एंड मारू यहाँ युका को बोल देता है कि मेरा भी एक ट्विन सिबलिंग है और मेरी भी उससे बनती नहीं है लेकिन जब बात होती है हमेशा अलग हो जाने की तब हमें पता चलता है कि सिबलिंग कितने ज्यादा मैटर करते हैं और आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। इन शॉर्ट मारू यहाँ पर युका से कह रहा होता है कि सुरोगी के साथ अच्छे से बिहेव करो लेकिन युका वाज लाइक मुझे अपने भाई की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे बस वो रिका वाला रिंग वापस चाहिए। खैर इसके बाद
तीनों उस पार्क पे जाते हैं और तभी एक बच्चा दौड़ते हुए इनसे आगे निकल जाता है। वो फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाता है एंड वहाँ पर एक जायंट हाथ आता है और उस बच्चे को कैप्चर करके गायब हो जाता है। नाउ बच्चे को बचाने के लिए सुरोगी भी इस पॉइंट पर जाता है और फिर से वह बड़ा वाला हाथ सुरोगी को भी कैप्चर करके वहाँ से ले जाता है। आल्दो सुरोगी का जो कर्स्ड टूल होता है यानी कि एक कटाना वो नहीं जाती, वो वहीं पर ड्रॉप हो जाती है। इतना ही नहीं, सुरोगी के साथ यूका भी इस पाथ पर गई थी लेकिन यूका कैप्चर नहीं हुई। अब ऐसा क्यों कि आखिरकार सुरोगी ही कैप्चर क्यों हुआ? कर्स्ड टूल क्यों नहीं गायब हुआ उसके साथ और यूका को क्यों नहीं ले गई? देखो इसका रीजन यह है कि सुरोगी एक स्पेशल केस है जिसके अंदर कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं और तभी सुरोगी इतना ज्यादा स्ट्रांग और एक्सरसाइज करता रहता है। और सुरोगी ही कैप्चर इसलिए होगा क्योंकि यह जो बैरियर होगा उसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई होगी कि यह एक नॉन कर्स्ड यूजर को ही कैप्चर कर ले जाएगा। अब क्योंकि कटाना के अंदर कर्स्ड एनर्जी होती है और यूका तो जुजुत्सु सोर्सरस है, कर्स्ड एनर्जी उसके अंदर भरी पड़ी है तो इसलिए यह लोग कैप्चर नहीं हुए। और यह कंडीशन शायद उस गुंडे ने अप्लाई किया होगा ताकि कोई जुजुत्सु सोर्सरस यहाँ न आ जाए और उसे आकर खत्म न कर दे, तो नॉर्मल लोगों को ही कैप्चर करना। अब इस पॉइंट पर यूका का मन था कि चलो सुरोगी गया कैप्चर हुआ, अब वो अपना देख लेगा, मेरे को तो मतलब नहीं है। अब मैं उस आर्मी के पास जाऊंगी, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है उसको रिपोर्ट कर दूंगी कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन मारू वाज लाइक नहीं यूका, तुम्हें अपने भाई सुरोगी को बचाना चाहिए, वो मुसीबत में हो सकता है, इनफैक्ट वो मर भी सकता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी उठ पुटांग बातें होती हैं इन दोनों के बीच, बट एट द एंड मारू और यूका दोनों मान लेते हैं कि हमें सुरोगी बचाने जाना होगा, उसे ढूंढना होगा क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल सुरोगी को एक्चुअली में सेविंग की जरूरत हो सकती है। दूसरी तरफ हम फाइनली मिलते हैं उसी कर्स्ड यूजर से जिसे हमने पहले ही देखा था उस बच्चे के साथ। वो बताता है कि क्योटो की जो स्ट्रीट का जो ग्रिड पैटर्न्स है वो उसकी बैरियर टेक्निक के लिए एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ उसके सामने सुरोगी था जिसके हाथ बड़े बड़े होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही बद के ही आते हैं। अब एक किडनैपर कहता है कि एनी हाउ वो इस किडनैपिंग वाले काम को छोड़ने वाला है क्योंकि पृथ्वी पर पहले से एलियन आ चुके हैं। यह सुन के सुरोगी खुद शॉक्ड में था क्योंकि उसे खुद ही एलियंस वाली बात पता नहीं थी। किडनैपर बताता है कि इस एलियन के आने वाले इवेंट को एक स्पेशल ग्रेड इवेंट बोला गया है, ठीक वैसा ही जैसा आज से 68 साल पहले हुआ था जब ह्यूमन सुकना का कहर बरसा था। बेसिकली उस खतरनाक इवेंट के बाद क्योटो पैरानॉर्मल सिक्योरिटी ट्रीटी हुई जिसके मुताबिक एलियन से सारी बातचीत सारी डिप्लोमेसी जापान पे छोड़ दी गई थी। लेकिन प्लेनेट्स के बीच जो कल्चर बैरियर्स होते हैं वो अवॉइड नहीं किया जा सकता एंड डेट विल बी ट्रू हार्श डिस्ट्रक्शन। और यह जो एलियंस है वो अभी आराम से हैं लेकिन कभी भी ह्यूमंस को इन्वेड कर देंगे और वो अर्थ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उस टाइम पे डिप्लोमेसी चल रही होती है कि यह सब फैल ना जाए। और अब किडनैपर यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। बेसिकली कलिंग गेम्स जब हुआ था ना उसके बाद ही यह ट्रीटी वगैरह बनाई गई थी टू सेफगार्ड पीपल। और कलिंग गेम्स के टाइम में गोजो और यूजी जैसे बहुत ही स्ट्रांग सोर्सरस थे जो कि उस चीज को काफी आराम तरीके से रोक सकते थे। लेकिन आजकल के जो सोर्सरस है वो उस लेवल के स्ट्रांग नहीं है और ऐसे में वो लोग एलियंस को भी रोक नहीं पाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर होता है वह यहीं पर खत्म नहीं होता। यह अभी पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट हम कल लाने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं इसकी अगली पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।